हाँ जी सर। चलिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये च सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कुछ हम असल में हमारा टाइम जो है ना 2 दिन 3 दिन जब गैप हो जाता है ना, कुछ व्यवधान अचानक हो जाता है उसमें किसी न किसी वजह से। तो वही बात आज हो गई दोबारा से। कोई बात नहीं, चलिए अब क्या करें उसके लिए। पर ये जो आधा घंटा हुआ है इसको मैंने थोड़ा यूटिलाइज किया है ना, क्योंकि मैंने वो 10 मिनट लेट का देखा नहीं था। मैं लास्ट एक क्लास में बात कर रहा था कि जो संतान रेखाएं हैं बुध शुक्र पर्वत पर ऊपर के हिस्से में, आधे हिस्से में हम बात कर रहे थे। तो मैंने साथ साथ एक दिन ये भी बताया था कि कुछ विद्वान इसको कुछ दूसरी जगह पर भी मानते हैं, अंगूठे की जड़ पर, बुध पर्वत पर, ये भी बात है। जी जी। तो उसी को मेरे मन में कुछ उधेड़ बुन आई। मगर भी जब 10 मिनट है तो मैं तो 10 मिनट लेके सोचा था चलो अभी आधा घंटा हो गया। तो मेरे पास सामने 5-7-10 बुकें किताब जो मुझे मिली, उन किताबों को मैंने पन्ने पलटे, है ना, मगर और किसने क्या क्या दिया है। जो मॉडर्न पामिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, या मॉडर्न पामिस्ट्री के रूप में जो ऑथेंटिक बुक है, मैंने प्रोफेसर दयानंद वर्मा जी की आपको बात कही थी। ये दयानंद वर्मा जी की बुक है ना। इन्होंने अपने पुस्तक में, ये अगर आप देखेंगे आप, ये 76-77 नंबर पेज है ना। इसमें एग्जैक्टली उन्होंने वही वर्ड यूज किए हैं जो मैं यूज कर रहा था। ये कहते हैं कि आमतौर पर कहा गया है कि विवाह रेखा या काम भाव की रेखा पर खड़ी संतान रेखाओं की संख्या बताती है। जो बुध पर्वत पर ऊपर की ओर आ रही हैं ये संतान रेखा बताती हैं। तो साथ में मैंने इसमें वैल्यू एडिशन ये भी किया था प्रैक्टिस करते हुए कि ये टाइम ऑफ इवेंट बताती है, गोचर या ट्रांजिट का टाइम बताती है, जो जिस समय, है ना, जिस बात की उस समय संभावना हो, उस एक्टिविटी का अकरेंस बताती हैं। मीन अगर सप्तम भाव एक्टिवेट हो रहा हो, मेरे ख्याल से सिम्मी जी का, सुनी जी का, वर्मा जी का, हमारा अगर सप्तम भाव एक्टिवेट हो रहा है तो हमारे फैमिली में कोई बिजनेस की बात हो सकती है, या विवाह की बात उनकी हो सकती है ना। तो इस तरह की बात हम प्रोग्रेसिव में ले तो ये बात थी। तो तब वो फिर आगे वर्मा जी कहते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में हथेली के बाहर के अंगूठे के मूल पर रेखाओं को संतान रेखाएं कहते हैं। यह प्रैक्टिकल भी है। इनमें से गहरी और बड़ी रेखाएं लड़के के लिए, और कम गहरी या छोटी लड़कियां या कन्या संतान बताती हैं। ये इन्होंने चित्र के साथ दिखाया है इसमें। अभी आप चाहेंगे तो मिल सकती है, किताब अभी अवेलेबल है, कोई बात नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ पामिस्ट्री जो रजिस्टर्ड है ग्रेटर कैलाश में, इनका ऑफिस है। तो एक पुस्तक मैंने ये देखी, और 2-3 पुस्तकों ने इस बात को कोरेबोरेट किया है। एक ये सचित्र सामुद्रिक विज्ञान है, काफी पुरानी पुस्तक है, कौशल किशोर त्रिपाठी जी की लिखी हुई है, ये इलाहाबाद से। इन्होंने भी यही बातें लिखी हैं इस पुस्तक में संतान रेखा के बारे में। पेज मैंने कहीं, हाँ, ये इसकी पुस्तक अभी मिलती है 215 नंबर पेज में। इन्होंने ये पुस्तक है, ये 215 नंबर पेज में भी संतान रेखाओं के बारे में यही बातें इन्होंने लिखी हैं। ये कहते हैं संतान रेखाओं के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ आचार्यों का कहना है कि अंगूठे के मूल में प्रसव रेखा संतान रेखा होती है। उसमें जो रेखा स्पष्ट मोटी हो वो पुत्र की सूचक है, और जो पतली और छोटी हो वो पुत्र की सूचक है। टूटी हुई छिन्न भिन्न रेखा, चिपकी हुई रेखा गर्भहानि या अल्पायु संतान बताते हैं। ये वही लैंग्वेज इसमें दिखाया है, और पूरी 3 पेज इन्होंने लिखे हैं। एक और विद्वान की पुस्तक मुझे इस समय मिल गई, ये सामुद्रिक रहस्य करके ग्रंथ और है। ये राइटर इसके कोई रुपेश है ना, ये ठाकुर प्रसाद वाराणसी वालों का पब्लिकेशन है, कचौड़ी गली वहां का। शर्मा जी नोट करने की जरूरत नहीं, चाहो तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये ली तो मैंने वहीं से थी। तो ये भी संतान रेखा के बारे में 150 नंबर पेज पे कहते हैं, अंगुष्ठ मूले प्रसवस्य रेखा पुत्रा बृहत्य प्रमदाश्च तभ्य अच्छन्न दीर्घा से चिरायु शांता स्वल्पायु अच्छन्न लघु प्रमाणा। ये कहते हैं अंगूठे के मूल में जो रेखाएं हैं वो संतान सूचक रेखाएं हैं। उनमें अच्छिन्न शुद्ध और जो कटी हुई न हो वो
पुत्र संतान बताती हैं, लंबी रेखाएं पुत्र संतान बताती हैं, लंबी रेखाएं चिरायु संतान बताती हैं, और कटी फटी छोटी रेखाएं संतान की अल्प आयु बताती हैं, और बहुत पतली अशुद्ध रेखाएं, पतली रेखाएं, धूमिल रेखाएं कन्या बोधक होती हैं। ये इन्होंने कहा। ये 3-4 किताबों को मैं इसमें सर्च किया, मुझे ध्यान तो था ऐसे ही। तो चलिए अब एक इसी क्रम में बात करते करते मुझे इन्हीं पेजेस के ना स्क्रीन फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा। नहीं छोड़िए ना, मैं आपको किताब दे दूंगा कि उसमें छोड़ दें। ग्रुप की जरूरत नहीं, आप कहो तो मैं दे भी दूंगा, लेकिन ग्रुप में अननेसेसरी उसको दिखाना मैं, पर पुस्तक आपको दे दूंगा। जब हम मिलेंगे हम दिखा देंगे, तो सारे पुस्तकें खरीद लेंगे ना, कह देंगे पुस्तक ला के दे दिए, क्योंकि 100-150 रुपए की किताब है, ज्यादा महंगी नहीं है। ऐसा है, इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नहीं, मेरी एक वीकनेस है, मैं पीडीएफ है या फोटोकॉपी कराना है उसको, किताब को बहुत अच्छा नहीं मानता। किताब को पूरी लीजिए, तभी उसको विद्या को सरस्वती की इज्जत देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। मेरा विचार तो ये है। एनर्जी जो एक फील आता है वो बुक देख के ही आता है, एग्जैक्टली आता है। हाँ। अब अगर आप सामने भी देखेंगे तो मैंने 18-19 किताबें निकाली हैं अभी, जो मैंने पन्ने पढ़ने, स्पेशली उसी लाइन को मैं देखता रहा। और इसमें ऐसी भी हैं जो मैंने 20 साल बाद ही खोली होंगी, आज 20 साल से निकाली भी नहीं है। चलिए अब उनके भाग्य जाग गया सर। ये थोड़ा लेट होने की वजह से मैंने वर्मा जी को फोन किया, उन्होंने कहा सर मैंने 10 मिनट लेट का टाइम डाला है। मैं चलो, मैं तो ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब एक बात मैं संतान के बारे में और कह दूं, अभी बात करते हुए ध्यान आई, जो एक लूप हमने बताया था ना, इस तरह सा यव का चिन्ह जो था, है ना, ध्यान है लूप कैसे बनता है, यव का चिन्ह है ना, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का चिन्ह जो था, बिल्कुल ये आपने दिखाया था। ये यव का चिन्ह अगर वैसे तो अशुभ चिन्ह है, शुभ चिन्ह नहीं, ये वाला जो है ना यव का चिन्ह या लूप का चिन्ह उसको हम कहते हैं। लेकिन ये यव का चिन्ह अगर अंगूठे की जड़ पर हो, अंगूठे की जड़ पर हो, और वो जातक जातिका विवाहित हो, बिल्कुल विवाहित हो, कंडीशन है। दूसरे कंट्री की कहीं हम बात कर रहे थे, अफ्रीका में ज्यादातर यह है कि जब उनके विवाह होने के बाद 2-3 संतानें हो जाती तब वो मैरिज करते हैं। किसको विवाह कहें वो देश काल पात्र पर डिपेंड करता है। तो अगर अंगूठे की जड़ पर यव का चिन्ह हो तो ऐसे जातक जातिकाओं की संतान होने की प्रबल संभावना होती है। अंगूठे की जड़ पर अगर यहाँ पर, जहां अंगूठा अलग हो रहा है यहाँ पर हो, तो उनके संतान होने की प्रबल संभावना होती है। और ये यव का चिन्ह अंगूठे की जड़ के साथ साथ जहां से डिवीजन हो रहा, मुड़ता है जो अंगूठा हमारा, है ना, यहां पर भी हो, मतलब 2 हो, एक यहां हो, एक यहां, 2 पर भी हो, तो ऐसे जातक जातिकाओं की पहली संतान मेल होने की बहुत अधिक संभावना होती है। लोग गारंटी भी कहते हैं, मैं गारंटी वर्ड नहीं यूज कर रहा है, तो मेल होने की प्रबल संभावना होती है अगर अंगूठे की जड़ में भी हो, और अंगूठा जहां डिवीजन हो रहा है वहां पर भी अगर दोनों जगह यव के चिन्ह हो तो ये एक प्रबल संभावना होती है। वैसे ये यव का चिन्ह, लूप का चिन्ह एक अशुभ चिन्ह है, और कहीं भी आ रहा है तो उसकी अशुभता बढ़ा रहा है, खराब करा रहा है। ब्रेन लाइन में है तो कहीं ट्यूमर दे सकता है, लाइफ लाइन में है तो अनेक तरह के परेशानियां, कष्ट, हर्डल देता है। लेकिन ये लूप छोटे बड़े कैसे भी बन गए, बहुत सारे मणिबंध पे बने हो तो वो अच्छे बुरे कुछ फल नहीं हो, नॉर्मल सी पोजीशन है। तो ये तो हमारे यव की बात थी। अब एक राहु केतु की हमने बात अभी नहीं की पाम में कहीं ना। एक्चुअली मैं जानबूझ के उसको छोड़ा था, पर आज मेरा मूड में समझ में आ रहा है कि आप मॉडर्न राइटर्स की किताब पढ़ेंगे आजकल, तो उसमें उन्होंने राहु केतु दे दिया। जो भी मैंने आपको ये 2-3 पब्लिशर की किताब दिखाई, राइटर्स की दिखाई, इनमें राहु केतु नहीं दिया इन्होंने। अब लोग यूज करने लगे हैं, विशेषतः जब ये फ्यूचर पॉइंट वालों ने पढ़ाना शुरू किया, पॉलिसी को ऐड किया, तो इन्होंने राहु केतु को ऐड कर दिया। और भारती आनंद एक कोई लेडी हैं, उनकी एक कंपाइल की हुई एक किताब है, उसमें उन्होंने बहुत राहु केतु को दिया है। लेकिन पामिस्ट्री में, ओरिजिनल सामुद्रिक शास्त्र में राहु केतु नाम का कोई तत्व स्थान नहीं है। जब यूज कर रहे हैं, दूसरा पढ़ा भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कुछ ज्योतिषी भी उसको बाकी कर रहे हैं, अगर राहु केतु का वो यूज कर रहे हैं तो मैं भी उसको कैसे वो कहाँ यूज करते हैं उसको शेयर कर देना चाहता हूँ।
राहु के लिए स्थान बताया है उन्होंने, और उसको देखो कोरिलेट कैसे किया उन्होंने। फिर मैं एक बात करूं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में 1-7 एक्सिस पे राहु केतु को प्लेस किया गया है, हमने सामने उसको प्लेस माना गया है, एग्जैक्टली पामिस्ट्री में भी उन्होंने वही लैंग्वेज यूज किया, वैसे ही उसको शुरू किया है। अब वो कहाँ प्लेस किया देखिए, जो शनि क्षेत्र है, शनि का पर्वत है हमारा ना, शनि पर्वत है, शनि पर्वत जहां तक उभरा हुआ है वो शनि पर्वत है। उसके बाद उभरा जो समाप्त हो जाता है शनि पर्वत, फिर नीचे क्या मंगल का मैदान आ जाता है ना। वो मंगल का मैदान जहां शुरू हो रहा है उसको राहु क्षेत्र माना है, राहु रेखा नहीं, राहु का पर्वत नहीं, उसको राहु क्षेत्र, राहु का एरिया कहा है। अगर मैं इसमें दिखाऊं, ये मध्यमा है, मध्यमा के नीचे ये शनि पर्वत है। अब ये जब मंगल का मैदान आ रहा है बीच में, जहां शनि पर्वत समाप्त हो जाए मंगल का मैदान शुरू हो रहा है, उसको उन्होंने राहु क्षेत्र कह दिया। और इसी के बिल्कुल, इस शनि क्षेत्र के बिल्कुल सीधे नीचे मणिबंध की तरफ आप सीधा अगर चाहे लाइन खींच लें या काल्पनिक रेखा खींच लें, तो जहां चंद्र पर्वत शुरू होता है उससे थोड़ा सा ऊपर उसको केतु का क्षेत्र कह दिया है, बिल्कुल उसके आमने सामने सीधे। यहां शनि पर्वत समाप्त हुआ, मंगल का मैदान शुरू हुआ, वो राहु क्षेत्र। और जहां मंगल का मैदान समाप्त होकर फिर चंद्र पर्वत शुरू हो रहा है, उसको केतु का क्षेत्र मान लिया है। ये आजकल लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ किताबों में, नई पामिस्ट्री की बुक्स में लिख भी दिया उन्होंने ऐसे, है ना। अब इसका फल क्या है, फलों के बारे में वो उसी तरह के फलों को विचार कर रहे हैं जैसे हम ज्योतिष में राहु केतु का स्थान मानते हैं, राहु केतु का प्लेसमेंट मानते हैं, क्योंकि राहु केतु के कोई राशि तो है नहीं, किसी राशि के स्वामी तो नहीं है। नॉर्मल सी बात यही कही गई है कि ज्योतिष की बात करें, जो जितना मैं जानता हूं, ज्ञान है मुझे, कि राहु केतु अगर कोई प्रभाव में ना हो तो राहु सामान्यतः शनि की तरह फल देने वाले, केतु सामान्यतः मंगल की तरह फल देने वाले हैं। और अगर किसी प्रभाव में है, इफेक्ट, इफेक्ट, इंपैक्ट में है, तो उसी के जैसे फल वो देते हैं। या स्वतंत्र रूप से राहु केतु अगर लग्न में है, सपोज कोई भी राहु या केतु में से, वो लग्नेश की तरह भी काम करते हैं, या अकेले किसी युति या दृष्टि के बिना और किसी भाव में है तो उस भाव के स्वामी की तरह वो काम करते हैं। ये जनरल एक परसेप्शन एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन का है। बाकी अगर उनका रिलेशन किसी से पीएससी बनती है तो उसका फल फिर उससे कोरिलेट हो जाते हैं। पामिस्ट्री में अब ये जो शनि का क्षेत्र है, और ये शनि का क्षेत्र ही है चंद्रमा के ऊपर और ये शनि पर्वत के नीचे, इनमें अगर शुभता अशुभता है जैसी, तो राहु केतु के फल माने गए हैं, इनको वो यूज कर रहे हैं। और कोई विशिष्ट फल अलग से, जैसे हमने बाकी पर्वतों की बात की, वैसे विशिष्ट फल नहीं है। राहु केतु की बातें हमारे पास इतनी ही है। ये क्लियर मैंने इसलिए किया, इंडिकेट इसलिए किया कि कोई आपसे बात करता हो, विद्वान नहीं जी राहु केतु होता है, आप कहीं, मैं तो नहीं पढ़ा करता, उन्होंने भैया कुछ पढ़ाया नहीं, आधी बात बताई, कुछ था तो मैं इसको शेयर कर दिया। के लिए बहुत ईमानदारी बात मेरे से अगर पूछो तो मैं इसको प्रैक्टिकल पाम को स्टडी करते हुए मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से सेंस बनती भी नहीं है सर। अब वो उस एरिया में जैसा है वो कहती है अचानक कुछ हुआ, अब अचानक कुछ हुआ हो सकता है। और इसका एग्जांपल एक मैं आपको लाइव बता दूं, फिर अभी ध्यान आ गया। एक बार भारत जी थे, भारत भूषण जी थे, मैं था और एक मेरे मित्र और हैं, वो भी ललित है उनका नाम। हम, आप लोग शायद कहीं गए हों, सिमी जी तो शायद गई हैं, और नहीं भी गए हो नाम सुना होगा। ग्वालियर से 80-90 किलोमीटर आगे एक दतिया सिद्धपीठ है, तो वहां हम कई बार गए हैं। तो मैं भी गया हूँ और बहुत बार भारत जी के साथ भी गए हैं, अकेला भी मैं बहुत बार गया हूँ, और अदरवाइज 3-4 लोगों के साथ में अलग अलग टाइम गया हूँ। एक बार रात की ट्रेन से हम गए, मैंने भारत जी से कहा यार तो सवेरे 4 बजे पहुंचाती है तो हमको कहीं झांसी उतार देगी। कहते नहीं बच्चा मैं लगा लेता हूँ, अलार्म लगा लेता हूँ। लगा लो। चांस की बात थी, ट्रेन आधा घंटा लेट आई और मैं ऊपर की बर्थ में तो सो गया। जब मॉर्निंग में 7 बजा, मैंने कहा 7 बज के अभी कहाँ पहुंच गए? तब वो कहते कहाँ पहुंचे, आप तो सो गए, आपको तो पता नहीं, हम दोनों तो बैठे हुए। मैंने क्या हुआ? कहते ये आगरा भी नहीं पहुंची अभी। भाई क्या हुआ? कहते कोई मालगाड़ी डिरेल हो गई थी, अब ये मूवमेंट शुरू हुआ है। चलिए, तो जब बात सुनते हुए अब हम बात कर रहे थे, तीनों ज्योतिष के हम इंटरेस्टेड लोग थे, और उनकी मेरे ख्याल भारत जी की बेटी भी थी, वो भी कुछ इंटरेस्ट भी रखती है, उन दिनों मैरिज नहीं हुई थी उसकी, और वो बात भी करती है।
तब हम चारों लोग जब बात कर रहे थे, हम बगल के कंपार्टमेंट से कोई भाटिया जी आए, तब हमारी बात सुनते वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे हमारी बातों में, और मैं ऊपर की बर्थ में ही था, वो नीचे बैठे थे। तब उन्होंने कहा, भूषण जी का, भारत जी का हाथ देख के, भाई साहब आपने अभी गाड़ी ली है और बड़ी गाड़ी ली है, पुरानी गाड़ी बेची नहीं है। अब शर्मा जी, मैं ईमानदारी बात बताऊं, ये लैंग्वेज हमने तो सीखी नहीं कि आपने गाड़ी ली है। गोचर से ठीक है, फोर्स हाउस एक्टिवेट हो रहा हो, शुक्र के से एक्टिवेट हो रहा हो, दशा भी आ रही हो, कोई लग्जरी कंफर्ट की चीज ली है तो कह सकते हैं, पर हम दावे से कह दें गाड़ी ली है, बड़ी गाड़ी ली है, पुरानी गाड़ी बेची नहीं है, यह कह पाना मुश्किल है, मेरे विचार से मुश्किल है। और मेरे अगर आ भी रही दिल में दिमाग बात, फिर मैं प्रोबेबिलिटी कह सकता हूं। तो उन्होंने धड़ाक से कह दिया। तो उन्होंने कहा बस अब ली है अभी, और उन्होंने बताया भी था ये गाड़ी ली, ठीक है। तो तब हमने उनसे पूछा, कहता जी देखो आप ज्योतिषी लोग हैं, मैं तो इस प्राइवेट कंपनी में ऐसे ऐसे काम करता हूँ, यहाँ रीजनल मैनेजर हूँ, और मैं तो अगला डबरा में उतर जाऊंगा, इसके लिए आया हूँ। कहते ये मैंने कोई पामस्ट्री नहीं सीखी, कोई मुझे ज्योतिष सिद्धि नहीं आती, ये एक कोई पंडित जी महाराज थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस जगह पे है, कि अब जगह नहीं बताया उन्होंने, कहते इस जगह पे अगर आपको दिखते हुए कुछ अलग सा विचित्र सा लगे तो ये फल है, इस जगह पे लगे तो ये विचित्र सा फल है, इसके अलावा मेरे को नहीं आता। मैं गाड़ी और मकान के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात कर सकता हूँ, और मुझे कुछ नहीं आता। इतना कह के फिर आगे स्टेशन आ गया था। अब वो अंधेरे में तीर मारने वाली बात थी, लेकिन तीर सही लगा, बात सही थी, है ना। तो इस तरह की बात है, ये मैं शेयर इसलिए कर देता हूँ, कभी कभी ऐसी बातें आती हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं। भारत जी होंगे तो और उसमें जो मैं मिस कर रहा हूँ वो उसको और करेक्ट करके बता देंगे। तो ये हमारी दो बातें थी। अब आगे की बात हम एक थोड़ा सा और बात करना चाहते थे कि सिलेबस में हमारा टाइम ऑफ इवेंट निकालने के लिए हम थोड़ा सा बात करना शुरू कर रहे थे। आज टाइम ऑफ इवेंट हम कैसे निकालें, है ना। टाइम ऑफ इवेंट निकालने के लिए कोई भी घटना कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, उसके लिए हमारे पास 2-3 फिक्स्ड नॉर्म्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। पहली बात हम करते हैं जो सामुद्रिक शास्त्र में बताई गई है। सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से वो पहली एक बात कहते हैं कि जो हमारी हथेली है, इस हथेली को जितनी भी है हमारी, छोटी बड़ी चौड़ी पतली सकड़ी जो भी है, स्किन जैसी भी है, कलर जैसा भी है, उसको हमने कुछ नहीं देख रहे, हम उसका डिवीजन कर लेते हैं, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट लें, या हथेली के 3 बराबर हिस्से, चाहे हम लाइन खींच लें या इमेजनरी काल्पनिक मान लें। मैं ये जो पुराना पिक्चर थी इसी को मैंने बांट लिया, देख लीजिए लाल पेन से मैंने इसमें निकाल लिया, ये इसको 3 हिस्से बना लिए, है ना। तो इसको 3 हिस्से बनाने के लिए तब वो इसको कहते हैं, जो टाइम निकालने से पहले जो पहला पार्ट आता है, जो कलाई के साथ वाला हिस्सा है, इसको हम दैहिक भाग कहते हैं। उसके लाइफ में क्या इवेंट्स हो सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी में क्या चीजें हैं, उसका अपकीप कैसा हुआ है, ये बातें दैहिक की बात, फिजिकल बॉडी की जो बातें हैं वो फर्स्ट पार्ट से पता चलती है। इनमें कैसी रेखाएं हैं, कैसा स्किन है, कैसा चिन्ह है, सुप्ता सुप्ता कैसी है, रंग कैसा है, उस पार्ट में दिखेगा। फिजिक के बारे में जानेंगे हम, टोटल फिजिक के बारे में फर्स्ट पार्ट से हमको आइडिया लगेगा, ठीक है। दूसरा फिर उनका कहना है जो बीच वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, इससे अब इसके सारे सिम्टम तो वही हैं, चिन्ह हो, स्किन हो, कलर हो, रेखाएं हो, सुप्ता सुप्ता हो, जो भी हो, इसको कहा है भावनात्मक पक्ष, इमोशनल पार्ट, कि उसमें वो फिजिक कैसी है, इमोशंस कितने हैं, कितना इमोशनल है। वो बात हमने की है कि चंद्रमा अगर बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो तो दिल से मजबूत है, चंद्रमा का पर्वत अगर दबा हुआ डिप्रेस्ड हो तो इमोशनली वीक है। तो इसको भावना के बारे में उन्होंने कहा है। और तीसरा जो ऊपर का हिस्सा है, जो अंगुलियां जहां पर होती हैं, अंगुलियों को टच करने वाला हिस्सा जितना भी है, उसको व्यावहारिक पक्ष कहा है कि यस, गिव एंड टेक वाला। फैक्चुअल पोजीशन क्या है कि आप कोई काम करने गए, सामने वाला का एटीट्यूड कैसा है कि वो कहते ठीक है शर्मा जी आप ले जाइए, कोई बात नहीं, या वो कहते हैं शर्मा जी इसका मोल इतना है,
या इसके बदले मुझे क्या दोगे, या कितने दिन में वापस करोगे, मुझे क्या फायदा होगा, या इस तरह की जो बात कर लेने वाला है। एक कोई बात नहीं, शर्मा जी आप आए, हमारा वो भाग्य है, आप लीजिए, है ना, हमारा इस तरह की बात करने वाला है। तो उसकी फैक्चुअल पोजीशन कैसी है, व्यावहारिकता कैसी है, व्यावहारिक ज्ञान कैसा है, तो ये ऊपर के हिस्से से पता चलेगा। एक तो मोटी मोटी 3 बातें सामुद्रिक शास्त्र में ये बताई। फिर दूसरी बात, अब हम टाइम निकालने की बात करते हैं कि इसको उन्होंने, इस हथेली को 4 हिस्सों में बांट दिया। पहले 3 किए थे, 4 हिस्सों में बांट दिया। पहले जो बराबर हिस्से बांट दिए, तो पहले हिस्से में जो कुछ उसका घटा, वो पहले भाग को बचपन कहा है। बचपन मीन्स अब 10, 12, 14 साल की देखें, 15 देखें, या अप टू एडल्टहुड देखें, 18 साल तक एक देखें, या उससे और ज्यादा भी देखें। वो बचपन निकालने के लिए, या मैं चारों बात कर देता हूं, फिर इसको क्या कैसे कोरिलेट करना फिर बात करते हैं। पहला हिस्सा बचपन, दूसरा हिस्सा यौवन, है ना। अब यौवन का मुझे दूसरा वर्ड तो नहीं आ रहा है, और दूसरा हिस्सा यौवन, तीसरा हिस्सा अधेड़ावस्था, अधेड़ हो गया, और चौथा हिस्सा जो ऊपर का है टॉप का, उसको वृद्धावस्था कहा गया। ये 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, बचपन, यौवन, अधेड़ और वृद्ध, 4 अवस्थाएं बताई हैं, पामस्लिप से एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए। अब इन चारों अवस्थाओं को, जैसे हमने कहा कि बचपन किस एज तक हम माने, यौवन किस एज तक माने, अधेड़ावस्था या वृद्धावस्था कब तक माने, उसके लिए जो अगला से है हमारे पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमारे को क्या करना है, उस जातक जातिका की संभावित लगभग उम्र को जानकारी हमको ले लेनी होगी, उम्र को प्रभाव कर लेना होगा, उम्र का हमको कैलकुलेट कर लेना होगा। प्रोबेबल कितनी उसकी एज है, लॉन्जिविटी कितनी है, असली बात ये है। लॉन्जिविटी निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका था कि मणिबंध की रेखाएं, एक रेखा लगभग 28 से 32 साल बताती है, 2 लगभग 60 साल बताती है, या 32 से 64 साल, 3 लगभग 90, और 4 या उससे अधिक हो तो पूर्णायु 90 से अधिक या शतायु तक भी बताती है, लगभग बता रही है। अब ये सब्जेक्ट टू करेक्शन एंड वेरिएशन भी है। करेक्शन किससे, इस मणिबंध की रेखाओं को हम मुख्य रेखाएं जो हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से भी कोरिलेट जरूर करेंगे। मणिबंध की रेखाएं तो ठीक है, लेकिन लाइफ लाइन में बहुत ट्रबल है। लाइफ लाइन में डॉटेड है, लाइफ लाइन टूटी हुई है, लाइफ लाइन मिसिंग है, लाइफ लाइन मोटी पतली हो रही है, लाइफ लाइन में अशुद्धता आ रही है, तो भैया उसके लॉन्जिविटी में कमी तो होगी ना। ऐसे ही ब्रेन लाइन, ऐसे ही हार्ट लाइन, 3 मुख्य रेखाएं तो ये। चौथी रेखा सफलता या सफलता। अब सफलता जिससे मिलेगी, भाई लॉन्जिविटी 8वां भाव है तो डेथ भी तो 8वां भाव है। सफलता भाग्य रेखा से मिलेगी, भाग्य रेखा सफलता देने वाली है, अधिक सफलता के लिए सूर्य रेखा है। तो अगर सफलता देने वाले सूर्य रेखा और भाग्य रेखा हैं, तो असफलता भी ये देंगे, खराब स्थिति में लोग असफलता देंगे, रिवर्स हो जाएगा, तो इनकी पोजीशन भी मिलनी होगी। और तीसरा जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कोरोना आजकल चल रहा है, या कोई भी स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, तो बुध की रेखा या स्वास्थ्य रेखा, इसकी भी ना हो तो अच्छा है, हो तो एक सीधी रेखा शुक्र पर्वत से निकल के बुध पर्वत की तरफ जाए और हृदय रेखा से पहले ही समाप्त हो जाए। ये हृदय रेखा को टच तक कर ले, उससे आगे निकलेगी तो फिर परेशानी, बीमारी देगी। उसमें शुभ या अशुभ कोई प्रभाव न हो तभी तो देगा। तो हमको बहुत ध्यान से ये कोरिलेट करना हो। ये हमारे एक सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से एक मेथड है बचपन, यौवन, अधेड़ावस्था और वृद्धावस्था के जानने के लिए। अब उस जातक जातिका के जीवन काल में क्या घटित होगा, इसको जानने के लिए हम हथेली के चारों हिस्सों को एनालिसिस करेंगे। बाकी चीजें हमने जान ली, उनको अलग रखने के बाद इसको एनालिसिस करेंगे। इसमें कितनी शुभता है, कैसे चिन्ह हैं, कैसे रेखाएं हैं, कैसा रंग है, कैसा स्किन है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना फ्लेबीनेस है, ये सारी बातें हमको कोरिलेट करनी। अब ये 4 बातें जो थी,
4 हिस्से जो समुद्र ने बताए, ये बड़ा वेग से आता था। सपोज हमने मान लिया किसी की 100 वर्ष की पूर्णायु शतायु दिखती है, तब बचपन अब हमको कहाँ मिलाना है? 25 साल तक की एज में एक पार्ट है ना, बचपन ही माना जाएगा उसका। और दूसरे जिसकी एज 30 साल है तो उसका बचपन कितना होगा? 7 साढ़े 7 साल। ऐसे हमको मिलाना होगा, ठीक है। ब्रॉडर वे में देखना है, रिजिड होके फिक्स अपने माइंड को फिक्स करके ऐसे नहीं। ब्रॉडर वे में हमको पहले उसकी लगभग लॉन्जिविटी निकाल के और तब उनको 4 हिस्सों में बांट के तब हम हिस्से में ये पक्ष में ऐसा है, तो इस एज में उसको ये होने की संभावना है, इस एज ग्रुप में ये होने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसे हम इसको कोरिलेट करेंगे, मिलाएंगे। एक ये तो थी हमारी उसकी बात, किसकी? सामुद्रिक शास्त्र की। अब इसी बात को जब प्रैक्टिकल देखते रहे तो इसमें बहुत लंबा समय आने लगा। शादी कब होगी भैया? बचपन में नहीं हो रही, यौवन में हो रही है। सर कोई जानता है यौवन में होनी चाहिए शादी? अब यौवन के लिए 100 साल की एज है, 25 साल से 50 साल की एज है, कब उसकी शादी होगी बताइए? 25 से 50 साल कितने साल, कितने टाइम हम निकालें? टाइम ऑफ इवेंट कैसे निकालें? तो प्रैक्टिकल से बात नहीं आती थी। फिर उसी बात को ध्यान में रखते हुए, शायद यही बात रही हो, एक एग्जांपल हमने बात की शादी की, या और कोई भी रहा हो, संतान ही 50 साल से पैदा नहीं हुई, 50 के बाद होने की प्रोबेबिलिटी है क्या? कम प्रोबेबिलिटी होती है। तब जो एक दिन मैंने शुरुआत के बातें की थी, एक मशहूर बहुत फेमस विदेशी राइटर हुए हैं, फार्मिस्ट हुए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हुए हैं, जिनको कीरो कहा जाता है, कीरो के नाम से। उन्होंने जो अध्ययन किए हमारे ग्रंथों को ले जाके ट्रांसलेट करा के, उन्होंने एक सप्तवर्गीय नियम बनाया। सप्तवर्गीय नियम बनाया। अब वो सप्तवर्गीय नियम कैसा बनाया? उसको सप्तवर्गीय नियम बनाने से पहले जो सप्तवर्गीय नियम उन्होंने अप्लाई किया पूरे पाम पे, समुद्र शास्त्र की तरह नहीं, लाइफ लाइन पर और फेट लाइन पर, जीवन रेखा और भाग्य रेखा पर उसको अप्लाई किया सप्तवर्गीय नियम। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में भी जो पाम के अलावा 4 हिस्से उन्होंने कर दिए जीवन रेखा के बराबर, उसी तरह जितनी जीवन रेखा है उसके 4 बराबर हिस्से कर दो। जितनी एज है उस एज में, उस क्षेत्र में जैसी पोजीशन आ रही है वैसा फल होगा। और उसी को रिवर्स करके भाग्य रेखा पर भी, इसमें समुद्र शास्त्र में बताया है, भाग्य रेखा के भी 4 बराबर हिस्से बना दो, तो उसमें भी जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जैसा सिम्टम दिखते हैं वैसा उसको जीवन काल में घटित होगा। वो 4-4 साल का था। लेकिन जब कीरो ने सप्तवर्गीय नियम बनाया तो उन्होंने हथेली को छोड़ दिया, हथेली को छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? जो लाइफ लाइन है और फेट लाइन है, भाग्य रेखा या जीवन रेखा है, उसको उन्होंने 7 बराबर भागों में बांटा। समुद्र शास्त्र में 4 भाग, उन्होंने 7 बराबर भागों में बांटा। अब वो मैं चित्र बना लेता हूं भाग्य रेखा का, फिर उसको बना के आगे डिलीवरेट करता हूं। ये पाम है, ये जुपिटर है, ये मरकरी है, ठीक है। ये गुरु पर्वत है, ये बुध का पर्वत है। जीवन रेखा यहां से निकली, ये मंगल पर्वत आ गया, शुक्र पर्वत आ गया, यहां से निकल के गोलाई लेते हुए जीवन रेखा आ गई, ठीक है ना? ऐसी जीवन रेखा। और अगर किसी की जीवन रेखा सीधी भी है तब भी नियम यही है, किसी की जीवन रेखा छोटी भी है तब भी यही नियम है, किसी की जीवन रेखा टूटी हुई है तब भी यही नियम है। इस जीवन रेखा को इन्होंने कीरो कहते हैं कि 7 बराबर भागों में बांट दें। 7 हिस्से बांट दिए, 1 2 3 4 5 6 और यहां तक 7 है। अब ये नीचे तक नहीं पहुंची है, किसी के ऊपर तक है तो वहीं तक 7 हिस्से कर दो। तो इस जीवन रेखा को बराबर बांट दिए, तो जहां से इनका डिवीजन आता है उसके लिए चाहे हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करें या अंदाजे से आप सही फिक्स कर सकें तो देख लें, तो उसको फिर हथेली में बिल्कुल यहां से एक सीधी रेखा खींच दें पाम की,
7 हिस्से बांटे। पहले क्या किया था कि पाम के 4 हिस्से कर रहे थे समुद्रिक शास्त्र से, इन्होंने जीवन रेखा पर लेकर लाइन खिंचवा के 7 हिस्से कर दिए। ठीक है, 7 हिस्से कर दिए तो अब बाकी मेथड वही है कि अब जीवन रेखा की शुरुआत कहां से आ रही है, मंगल पर्वत से होती है ना, उग्र मंगल से। तो यहां से शुरुआत करें, अगर सपोज 100 साल की एज है निकलती है उसकी, तो 100 के हम 7 बराबर हिस्से कर दें, 100 डिवाइडेड बाय 7 कर दिए। कितने साल आ गए? लगभग हमारे को 13 साल की लगभग एक स्पेन आ जाता है। तो पहला जो हिस्सा आ गया है ना, 14 साल आ गए, 14 आ गया। पहला हिस्सा लगभग 14 साल की एज आ गई, दूसरा 14 दूनी 28 आ गई। इस तरह हम प्लस 14 करते करते टोटल 100 के करीब पहुंच जाएंगे, जीवन रेखा ऊपर से लेके नीचे तक। तो आप देखिए कि पहले 14 साल में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, दूसरे 14 साल में 28 तक क्या है। होगा, पहला हिस्सा ऊपर से लेंगे, जहां बिल्कुल जहां जीवन रेखा निकल रही है वही से शुरुआत करनी है हमें, क्योंकि जीवन रेखा मंगल पर्वत से निकलती है, इसलिए वही से मार्क करना है। ठीक है ना। तो अब लेखा हमने जब खींच ली तो ये पहला हिस्सा ज्यादातर कंपैरेटिवली आप देखेंगे बड़ा होता है, क्योंकि ये रेखा देखिए, ये रेखा जो है ना हमारी, ये रेखा थोड़ा नीचे से निकलती है, ऊपर के पर्वत रह जाते हैं, हृदय रेखा के काफी नीचे से निकलती है मंगल के पास से। तो ये ऊपर का हिस्सा, पहला हिस्सा बड़ा रह जाता है इसका। ये इसके डेफिशिएंसी, क्योंकि हम हिस्से को, पाम को नहीं नाप रहे हैं, बल्कि हम जीवन रेखा को नाप रहे हैं। तो पहला हिस्सा चाहे 14, 12, 13 जितना भी होता है, 10 भी होता हो, किसी में 70 साल की एज है, तो वो हिस्सा बड़ा हो जाता है, तो उसका बचपन बड़ा हो जाता है, बचपन की घटनाएं बढ़ जाती हैं, ज्यादा दिखती हैं हमको, ऐसे देखें। समुद्रिक शास्त्र में क्या था, बचपन नीचे से था, इसमें रिवर्स है। ठीक है, एक अब अगला हमको सो ऑन एंड सो फोर्थ करके हम काउंट करते गए नीचे, एक तरीका हमारे को दिख गया। और पूरी जब हम लाइन खींच लिए, उस क्षेत्र में जैसा भी शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव आ रहा है, वो कुछ न कुछ घटना होने की संभावना थी। एक अब दूसरी बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ी सी नहीं अधिक कंफ्यूजिंग है, उसके लिए हम दूसरी रेखा उन्होंने कीरो ने बता दी, भाग्य रेखा से नापना चाहिए, भाग्य रेखा से भी नापना चाहिए और कोरिलेट करना चाहिए। अब भाग्य रेखा कितनी है देखिए, भाग्य रेखा का ये तो जीवन रेखा ऊपर से आ रही है, उग्र मंगल पर्वत से नीचे की तरफ गोल होके आती है। भाग्य रेखा कहां से है, ये शनि का पर्वत है ना, गुरु के बाद ये शनि आएगा। तो यहां से निकल के, मैं थोड़ा हट के जानबूझ के बना रहा हूं, देखिए थोड़ा हट के बना रहा हूं ताकि ये जीवन रेखा हट जाए। यहां से ऊपर का क्षेत्र है इसका शनि क्षेत्र, ये रेखा गई ऊपर को, इसके भी उन्होंने 7 हिस्से करने को कह दिए। पहला हिस्सा 14, दूसरा 28, फिर इस तरह से हम निकाल के 42 सॉरी, तो ऐसे हम ऐड करते जाएंगे, तो वो टाइम एज लगभग हमको निकल जाएगी। अब इसमें शनि रेखा से बात करते हैं, ये समुद्रिक शास्त्र वाली बात आ जाती है, जो बचपन निकाला था, अर्ली डेज इसी में आ रहे हैं, है ना, अर्ली डेज इसी में आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं। लेकिन जीवन रेखा का निकालते हैं तो अर्ली डेज बचपन नीचे ऊपर आता है, रिवर्स आता है। तब फिर वो कहते हैं कीरो, क्योंकि होशियार थे, तब वो कहते हैं कि आप दोनों को आप कोरिलेट कीजिए, जीवन रेखा से सेपरेट आकलन कीजिए और भाग्य रेखा से सेपरेट आकलन कीजिए। दोनों में ही 7 हिस्सों में, 7 भागों में, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जीवन रेखा भी छोटी हो, भाग्य रेखा भी छोटी हो, या दोनों में एक रेखा बड़ी हो, एक रेखा छोटी हो, एक बहुत छोटी हो, एक बहुत बड़ी हो, या दोनों ही रेखाएं ना हो, है ना। दोनों ही नहीं तो काल्पनिक रेखा को फिर आपने इमेजिन करना आसान है, क्योंकि इमेजिनरी आपने पूरा पाम में खींच देनी है, राइट। और अगर